अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख़लीक़ कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। नाज़रीन, इमरान अहमद खान नियादी की जो पॉलिटिक्स थी वो बड़ी मुनफरिद थी। यानी इमरान खान एक अजीब तरह का, एक गैर मामूली पॉलिटिशियन था। वो एक रेजिस्टिंग फोर्स थी, वो रेजिस्ट करता था, मुज़ाहिमत के ऊपर इमरान खान यकीन रखता था। यानी खान की तमाम तर पॉलिटिक्स या हालिया चंद सालों की खाली पॉलिटिक्स उठाकर देख लें तो इमरान खान बार बार सियासी हमले, पॉलिटिकल हमले, सड़कों पर आना, मुज़ाहिमत करना, रेजिस्ट करना, सिस्टम को, निजाम को, गवर्नमेंट को, हुकूमत को चैलेंज करना, स्टेटस को चैलेंज करना, ये इमरान खान की एक पहचान थी। ये ऑप्टिक्स थे जो इमरान खान क्रिएट करने में कामयाब हो गए थे और यही तरीका सियासत इमरान खान ने अपनाया हुआ था। बार बार अवाम के पास जाना, फिर अवाम के पास जाना, अवाम को मोबिलाइज करना, बाहर उन्हें लोगों को लेकर निकलना, सियासी शऊर देना, दिलेरी देना, बहादुरी देना, उन्हें बताना कि अपने राइट्स के लिए कैसे खड़े होते हैं, कैसे मुकाबला करते हैं, कैसे बाहर निकलते हैं और ये तुम्हारे राइट्स हैं, तुम्हारा हक है, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम खड़े हो जाओ। तो ये इमरान अहमद खान नियादी की पॉलिटिक्स थी जो कि बाकी सबसे मुनफरिद थी। यानी मियां साहब देखें ना, मियां साहब ने कहा कि जब मैंने कदम बढ़ाया पीछे मुड़ के देखा बंदा ही कोई नहीं था। मियां साहब यानी आज तक उन्हें शिकवा ये कि अवाम कभी भी मेरे साथ खड़ी नहीं हुई और जब भी अवाम ने थोड़ी सी हिम्मत की खड़ी होने की मियां साहब धुआं मार जाते थे। तो खान की पॉलिटिक्स ये थी कि वो बैक टू पवेलियन, अगेन इन पब्लिक, अगेन पब्लिक को मोबिलाइज करना, फिर सड़कों पर, फिर प्रोटेस्ट, फिर एहतजाज, फिर बाहर निकलना और एक एक इशू को लेकर, एक एक चीज को लेकर इमरान खान शहरों के शहर बंद कर देता था। एक सियासी क्राइसिस इमरान खान ने जितना क्रिएट किया है शायद ही पाकिस्तान की हिस्ट्री में या पाकिस्तान की तारीख में किसी ने क्रिएट किया हो। लेकिन 2-2.5 सालों से जब से इमरान खान जेल के अंदर मौजूद है, लगभग 2 साल इमरान खान को होने वाले, पाकिस्तान के अंदर एक वैक्यूम है, एक खामोशी है, एक सन्नाटा है। जो मौजूदा तहरीक इंसाफ है वो डरी हुई है, दुबकी हुई है। इनसे ना तो सड़कों पर मुज़ाहिमत हो पाती है, ना कोई पॉलिटिकल विजडम ये शो करवा पाते हैं, ना कोई बैकडोर डिस्कशन या बैकडोर मामलात को या बैकडोर को नेगोशिएट करने में ये कामयाब हो रहे। तो एक अजीब और गरीब किस्म का, एक बुजदिल किस्म का, एक डरी हुई अपोजिशन आपको नजर आ रही है। अब ये जो हालिया एक कंट्रोवर्सी देखें, एक तो इन्होंने पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल के साथ बाइकआउट कर दिया, ARY के साथ इन्होंने बाइकआउट कर दिया। चले बाइकआउट ठीक है, ये गलत है, लेकिन ये इमरान खान की पॉलिटिक्स के खिलाफ है। इमरान खान का जो बदतरीन मुखालिफ था साफत के अंदर, मेरे कप्तान कहकर इमरान खान का लत्ते लेता था। इमरान खान की तबाही फेरी, मेरे कप्तान इंज हो गया सी, मेरे कप्तान तुसी इंज आखिया सी, उंज हो गया सी, मंसूर अली खान साहब। लेकिन इमरान खान का जो आज तक का एक बड़ा तगड़ा इंटरव्यू है वो मंसूर अली खान साहब के साथ घंटा 1.5 घंटे का इंटरव्यू है। इमरान खान साहब ने तो अपने बदतरीन मुखालिफिन जिन्होंने आकर ये भी कहा कि मियां साहब, खान साहब, मियां साहब छड़ दियो, जान दियो, तो खान ने कहा कि इतना लो इंटेलेक्ट का मुझसे सवाल ना करें। यानी इंतहाई लो इंटेलेक्ट के लोगों को भी लाकर इमरान खान ने जवाब दिए, सख्त तरीन सवालों के भी जवाब दिए। बट फेस करता था इमरान खान, मीडिया को फेस करता था। लेकिन अचानक से तहरीक इंसाफ के अंदर किसी का मीटर घुमा है और बताया जा रहा है कि शायद बैरिस्टर साहब साहब का मीटर घुमा है कि उनके हवाले से या उनका नाम क्यों आया है, इस वजह से ARY न्यूज का उन्होंने बाइकआउट कर दिया। अब जो सेनेट के जो इंतखाबात है और जो सेनेटर्स ने खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट में आना है, उनके ऊपर भी गंडापुर साहब अपोजिशन के साथ मिलकर एक फिक्स मैच खेलना चाह रहे हैं कि 6 बंदे हमारे, 5 बंदे तुम्हारे, यानी इतने तुसी रख लियो, इतने आसी रख लिया, लेकिन मुकाबला नहीं करना। हमने उस कंपटीशन में, उस प्रोसेस का हमने हिस्सा नहीं बनना। चूंकि ये भी साफी रिपोर्ट कर रहे हैं कि गंडापुर साहब को डर लग रहा है कि कहीं उनके करीबी दोस्त साथी बिक ना जाए या मंडियां ना लगी और ये बकायदा से पैसा विखा मेरा मूड बन जाए और ये तमाम तरफ उठकर उस तरफ ना चले जाए। और दूसरी तरफ जो अवाम का ये जो सड़क के ऊपर ये जो पॉलिटिकल डायनामिक्स बन रहे हैं, उनके अंदर तहरीक इंसाफ का जीरो रोल है, जीरो। यानी आप चीनी स्कैंडल उठा लें, इमरान खान के दौर में ये हुकूमत चीनी स्कैंडल के ऊपर गंडापुर खान साहब को घुटनों पर लेकर आई थी, तबाही इन्होंने फेर दी थी पाकिस्तान के अंदर। चीनी चोर, चीनी चोर, पता नहीं ये वो। इवन पेट्रोल प्राइसेस जब बढ़ी तो इन्होंने कहा कि ना 1 रुपए पेट्रोल बढ़ता है तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म चोर है, और ये बयानियां बनाने में कामयाब हो गए, ये नैरेटिव बिल्डिंग करने में कामयाब हो गए। जब अशिया खुर्दोनश की कीमतें बढ़ी तो आता तारड़ साहब, वो आपको याद होगा, वो दूध, दही और वो चीनी पत्ती लेकर शो में आ गए, ऐसे उठा कर दिखा देंगे ये दूध इतने का था, ये फलानी चीज इतने की थी। अच्छा, ये सारी चीजें आपको मिसिंग नजर आएंगी। 9 मई जिस तरीके से शाकिर अवान साहब रिपोर्ट कर रहे हो, जो हटाए को वो सामने ला रहे, आज भी एक चीज आपके सामने रखेंगे। ये 9 मई बिल्कुल ठुस एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि कम बैक है तहरीक इंसाफ का। ये इमरान खान का कम बैक है। ये तहरीक इंसाफ के जो तमाम तर पार्लियामेंटेरियंस हैं, इन्होंने खुद बड़ी मारे खाई, इनके बच्चे ज़हनी मरीज हो गए। ये इन सब का बड़ा कम बैक हो सकता है, एक मॉरल कम बैक, एक लीगल कम बैक, एक पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, एक सियासी ढांचे के अंदर, एक पूरी सोसाइटी के अंदर एक बहुत बड़ा इनका कम बैक हो सकता है। लेकिन इसके ऊपर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसके ऊपर कोई गुफ्तगू, कोई बातचीत नजर नहीं आ रहा। सिर्फ एक ही रट है और एक ही जिद है कि मिर्जा आफरीदी आएगा, उसने पैसे लगाए और शिबली फराज पता नहीं पैसे खा गए या नहीं खा गए। कोई कहता है 40 करोड़, कोई कहता है 45 करोड़, कोई कहता है 50 करोड़, बहरहाल पैसे जितने भी हो। लेकिन आपने पैसों को लेकर एक तहरीक को, एक पॉलिटिकल पार्टी को, उसकी जो मॉरल पॉलिटिकल अथॉरिटी थी, उसको बहरहाल आपने
क्वेश्चनेबल कर दिया और फिर सेनेट इंतखाबात को मजीद ये एक कंट्रोवर्सी की तरफ और चीजों को दूसरी तरफ लेकर जा रहे हैं। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने जो एआरवाई का बाइकआउट किया है, इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और ये सवाल घूम रहे हैं काशिफ अब्बासी साहब के इर्द गिर्द कि वो क्यों खामोश है। ये सवाल घूम रहे हैं मोहतरम अरशद शरीफ साहब के हवाले से। पाकिस्तानी सहाफत या दुनिया सहाफत की एक यूनिवर्सिटी, एक किताब, एक दरसगाह, और जिस तरीके से उस बंदे को घात लगाकर उसकी जान ली गई है, ये जुल्म है। और ये मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा जब तक अरशद शरीफ साहब की शहादत का या उनके साथ जो सलूक किया गया है उसका जवाब नहीं दिया जाता, बल्कि जो उसके कल्प्रिट्स हैं, जो मुजरिमान हैं, जो दरिंदे हैं, उन्हें सजा ही नहीं मिल जाती। इसके ऊपर भी कुछ रद्द-ए-अमल आ रहे हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन इसी दौरान नाज़रीन, एक बड़ी अफसोसनाक खबर है, मैं पहले चाह रहा हूं कि ये आपके सामने रखूं। ये जनाब एक नौजवान जर्नलिस्ट हैं और ये पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन, स्टेट टेलीविजन, जिसका मेयर आप पैसे देते हैं, ये उसके साथ मुंसलिक रही हैं, काम करती रही हैं। पीटीवी के एंकर माजिबिन आबिद को पीटीवी के ही आला अफसर की जानिब से हरासानी का सामना, यानी पीटीवी के अंदर जो आला अफसर है वो ठरका सिंह निकला, और ये जो मोहतरम आला अफसर ठरका सिंह साहब थे, ये इस खातून एंकर को वर्बली हैरेस कर रहे थे, यानी वर्बली तंग कर रहे थे, वर्बली ये नाजिबा अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। और जो हैरेसमेंट है उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आप किसी को फिजिकली हैरेस करें या फिर ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें, बॉडी शेमिंग करें, कोई ऐसी गुफ्तगू बातचीत करें। यह भी हैरेसमेंट है कि आप किसी को काम ना करने दें, आप उसे तंग करें, आप उसे टीज करें, आप उसकी मेंटल हेल्थ को मुतासिर करें, आप उसे वल्नरेबल बना दें। इवन किसी के ऊपर बेजा तनकीद करना, गलत कमेंट करना, किसी के वेट के ऊपर, कपड़ों के ऊपर, ड्रेस के ऊपर, शक्ल के ऊपर, किसी भी चीज के ऊपर, यह भी हैरेसमेंट के अंदर ये चीजें आती हैं। लेकिन खैर, हमें ये चीजें सीखने में काफी वक्त लगेगा। तो माजिबिन आबिद के मुताबिक जब मैंने इस अफसर के खिलाफ वज़ारत इत्तलात और नशरियात में बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई, तो इस अफसर के बाअसर दोस्तों ने मेरे खिलाफ ऑनलाइन किरदार कशी की मुहिम शुरू कर दी। मेरी जाती जिंदगी को निशाना बनाया गया, मेरे खानदान को घसीटा गया। इसके सोशल सर्कल से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने मुझसे राब्ता किया और मुझे पीछे हटने पर मजबूर करने की हर मुमकिन कोशिश की। ऐसा ना करने पर मुझे बगैर किसी तहरीरी नोटिस के मुलाजमत से फारिग कर दिया। सरकारी टेलीविजन है, स्टेट टेलीविजन, रियासती न्यूज चैनल है, और उनके बारे में कहा जा रहा है कि एक प्रोमिनेंट नौजवान जर्नलिस्ट को ये उनके साथ किया गया और उसके बाद उन्हें साइडलाइन कर दिया गया कि क्योंकि तुम बोली क्यों, तुमने शिकायत क्यों की, तुमने जालिम को जालिम क्यों कहा, तुमने जालिम का चेहरा आकर क्यों दिखाया कि ये जालिम है, ये ठरका सिंह यहां पर बैठा हुआ है। तो ठरका सिंह साहब ने, अब मैं उनका नाम इसलिए नहीं लूंगा चूंकि अभी तक उनके ऊपर इल्जाम साबित नहीं हुए, अभी तक इल्जाम की हद तक ये चीज है, लेकिन अब जाहिर है सोशल मीडिया पर ये वायरल है और इसका कोई ना कोई इसमें से निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा और कोई ना कोई इनका एहतसाब जरूर होगा और होना चाहिए। और इन खबरों के ऊपर बातचीत करें, सोशल मीडिया पर डिबेट डिस्कशन करें। ये ज्यादती है, ये जुल्म है, और ये जुल्म हमारे माशरे के अंदर किया जा रहा है। और खासतौर पर यानी जो जैस्मीन मंजूर साहिबा हैं, आप उनकी तस्वीरें देखें, बड़ी खौफनाक है। आप उनकी साफ्ती रिपोर्टिंग के साथ आपको एतराज हो सकते हैं, सवालात हो सकते हैं, लेकिन जो उनके साथ जुल्म हुआ है ये बहुत खौफनाक है। अच्छा, फिर पीटीवी के अंदर नाज़रीन आप देखें कि हालिया चंद महीनों के अंदर जो भर्तियां की जा रही हैं, और ये बड़ी मोटी मोटी भर्तियां हैं, यानी मिलियंस में तनख्वाहें दी जा रही हैं, और फिर रियासती अवार्ड भी दिए जा रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि आप एक खानदान के लिए इलॉजिकल किस्म की गुफ्तगू या फिर इलॉजिकल आप उन्हें डिफेंड करेंगे, आप उनकी तारीफें करेंगे। यानी अगर आप समझते हैं कि खान की पॉलिटिक्स गलत है, आप ठीक समझते होंगे। अगर आप समझते हैं कि इमरान खान बहुत सारे उसूलों से हटकर खान ने पॉलिटिक्स किया है, आपका हक है इसके ऊपर बातचीत करना, क्रिटिसाइज करना, लेकिन इंतहाई इलॉजिकल और खुद साख्ता पाकिस्तान के इदारों का, एस्टेब्लिशमेंट का तर्जुमान बनकर एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के हवाले से एक बयानिया बनाने की कोशिश करना और अवाम के दिलों में बददिली पैदा करना, एस्टेब्लिशमेंट को लेकर, इदारों को लेकर, ये बाकायदा से कुछ शरपसंद शख्सियात हैं जो कि टेलीविजन पर बैठकर ये काम कर रही हैं। अच्छा नाज़रीन, ये जेल ट्रायल जारी है और 9 मई के बहुत सारे मुकदमात ज़ाहिर है इस सुप्रीम कोर्ट ने तारीख दे रखी है कि 4 माह के अंदर अंदर आपने इनके ऊपर कोई फैसले देने हैं। अब इससे पहले ये सामने आया था कि वो पुलिस वाला जिसने ये कहा था कि मैंने खुद ये कॉन्स्पिरेसी सुनी थी, और 9 मई को 9/11 करार दिया गया है। 9 मई को रियासत पर हमला, स्टेट पर हमला, स्टेट पर हमला, रियासत पर हमला, ये बहुत बड़ी हैवी टर्म है, ये कहा गया। और उसके बारे में जो गुहान है वो आकर ये कह रहा है, वो छुट्टी वाले दिन वो ये कह रहा है कि मैं खुद सुन रहा था, टेबल के नीचे बैठकर सुन रहा था, उस कमरे की खिड़की के साथ अपने कान लगाकर सुन रहा था। अब ये शाकिर अवान साहब ने आज वीडियो किया, मैंने शेयर भी किया कम्युनिटी पर, लाजमी सुने। वो कहते हैं इसके अंदर एक इंस्पेक्टर मुनीर मिस्त्री भी था, मिस्त्री नहीं है, मुनीर ही लिखा हुआ है, इंस्पेक्टर मुनीर मिस्त्री, माजरत के साथ मुनीर। इंस्पेक्टर मुनीर ने जब एहराम की हालत में हेल्प लेने से, अच्छा उनसे जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा था इंस्पेक्टर मुनीर का, तो उनसे कहा गया कि वो किधर हैं, पूछा गया उनके बारे में, तो कहा गया कि जनाब वो खाना काबा में हैं और उम्रा अदा कर रहे हैं। तो कहा गया नहीं, उन्हें फोन पर लें, वीडियो कॉल पर लें, व्हाट्सएप कॉल पर लें, जैसे भी हैं उन्हें लें। अच्छा, ये मुनीर साहब जो हैं ये एहराम की हालत में थे, सर इन्होंने मुंडवाया हुआ था और ये अभी भी उम्रा करके फारिग हुए थे। इन्हें व्हाट्सएप कॉल जाती है और इन्हें कहा जाता है कि जनाब हेल्प लें और बताएं कि जनाब आपने क्या देखा और क्या सारी चीजें हुई हैं।
تو انہوں نے یہ شاکر امان صاحب لکھتے ہیں، تو عدالت میں بڑی دلچسپ صورتحال بن گئی. شاہ محمود نے کہا کہ حلف لو اور کہو کہ جھوٹ بولوں تو مجھ پر اللہ کا قہر نازل ہو. انسپکٹر منیر خانہ کعبہ میں موجود زبان لڑکھڑا رہی تھی اور انہوں نے کہا کہ جناب میں حلف نہیں لوں گا. یعنی اندازہ لگائیں کہ وہ گواہی دے رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ میں حلف نہیں لوں گا. اور جو حلف لے رہا ہے اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ کا مجھ پر قہر نازل ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض ہوں. یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی نعوذ باللہ یہ شغل لگا رہا ہے کہ ناراض ہوں، یعنی مجھے سزا نہ دیں. اور اس پاک سرزمین میں بیٹھ کھڑے ہو کر وہاں پر موجود تھا یہ بندہ اور یہ کہہ رہا تھا. اور بار بار یعنی عدالت نے کہا کہ بھائی حلف لو، تم یہ کہو کہ تمہارے اوپر اللہ کا قہر نازل ہو، اگر تم جھوٹ بولو تمہارے چیتھڑے اڑ جائیں، تم عبرت کے نشانہ بن جاؤ، بولو، منہ سے بولو. اور اگر تم سچے ہو تمہیں کہہ دینا چاہیے تھا کہ جناب میں تو کہتا ہوں مجھے آگ لگ جائے اگر میں اگر سچا ہوں تو میں تو مثال بن جاؤں میں دنیا میں. لیکن اس نے جو منیر مصری ہے، منیر صاحب ہے، انسپکٹر منیر صاحب، انہوں نے کہا کہ جناب میں کسی بھی طور پر حلف نہیں لوں گا. اور یہاں تک کہ عدالت کے کہنے پر، منتے ترلے کرنے پر اس بندے نے حلف نہیں لیا اور یہ کارروائی کل تک کے لیے منتقل کر دی گئی. اندازہ. اور ان کے اوپر تحریک انصاف بول نہیں رہی، پریس کانفرنسز نہیں کر رہی، بیانیاں نہیں بنا رہی. یہ بڑی عجیب صورتحال ہے. ناظرین دوسری جانب یہ جو معاملہ ہے اے آر وائی نیوز کا، اور ظاہر ہے اے آر وائی نیوز کے جو صدر ہیں یہ حماد یوسف صاحب. اچھا یہ جو حماد یوسف صاحب ہیں ان کو بھی اٹھایا گیا تھا، ان کے گھر کی چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تھا. اور کاشف عباسی صاحب ایک بڑی ووکل وائس تھے، وہ اکثر ذکر کرتے تھے کہ ان کی فیملی گھر کے اندر موجود تھی، ان کے بچے گھر کے اندر موجود تھے. جب دروازے توڑ کر ادارے ان کے گھر کے اندر گئے اور وہ بچے ایک ٹروما سے گزر رہے ہیں، ان بچوں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے، تو ان کے اوپر خود بھی بڑا ظلم ہوا ہے، خود بھی ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. بلکہ ہم نے کوشش بھی کی تھی ایک دفعہ کہ ہم ان کا انٹرویو کر سکیں، لیکن خیر اس وقت انہوں نے منع کر دیا تھا. تو اب جب اے آر وائی جو تحریک انصاف ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا، تو اے آر وائی نیوز کے صدر حماد یوسف کا کہنا ہے کہ کسی نیوز چینل کا بائیک آؤٹ کرنا احتجاج نہیں بلکہ سیاسی غنڈہ گردی ہے. انہوں نے کہا کہ جب کوئی سیاسی جماعت ایک آواز کو خاموش کروانے کی کوشش کرتی ہے تو یہ دراصل تمام آوازوں کے لیے خطرہ بن جاتی ہے. انہوں نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ میڈیا متحد ہو جائے. آئندہ اگر کوئی حمایت کسی نیوز چینل کا جماعت کسی نیوز چینل کا بائیک آؤٹ کرے تو باقی تمام چینلز اس جماعت کے نمائندوں کو مدعو کرنا بند کر لیں. تو یہ محترم حماد یوسف صاحب کو اتنا بڑی کڑک چڑھی، اتنی بڑی غیرت ان کی جاگی کہ انہوں نے کہا کہ نا تمام چینلز بائیک آؤٹ کر دیں. اور اسی اے آر وائی نیوز کے عدیل راجہ صاحب، ابھی سوشل میڈیا پر جا کر آپ ان کی رپورٹنگ دیکھیں، اس جیسے جرنلسٹ، اس جیسے پروڈیوسر، اس جیسے لوگ انڈسٹری کے اندر بڑے کم آپ کو نظر آئیں گے. صابر شاکر صاحب کو آپ اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کاشف عباسی صاحب، ارشد شریف صاحب تو خیر ایک یونیورسٹی صحافت کی ایک درسگاہ. اچھا تو اس دوران ایسی کوئی سخت اسٹیٹمنٹ ان کی جانب سے نہیں ہے. حماد یوسف کا کہنا تھا کہ بس بہت ہو گیا ہے اور اگر ایک کو خاموش کر دیا جائے گا تو سب کو خاموش کر دیا جائے گا. اس پر جو بیرسٹر ابوذر سلمان نیازی صاحب ہیں، انہوں نے حماد یوسف کو جواب دیا کہ میرے دوست حماد، اے آر وائی میں پہلے ہی کافی آوازیں خاموش کر دی گئی ہیں. تازہ ترین شکار کاشف عباسی ہیں، انہیں تحریک انصاف نے خاموش نہیں کروایا. انہوں نے مزید کہا کہ امید ہے کہ اے آر وائی یا اس کے انتظامیہ ان کے حق میں کچھ کہے یا کچھ لکھے، کوئی واضح کرے کہ کاشف عباسی کیوں خاموش ہے، تحریک انصاف نے تو نہیں خاموش کروایا تھا. اس پر جناب جو حماد یوسف صاحب ہیں انہوں نے آ کر جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میرے دوست ابوذر، آپ اصل موضوع بحث سے بڑی آسانی سے ہٹ رہے ہیں. جن افراد کا آپ نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا، افراد یعنی کاشف عباسی کا نام نہیں لے رہے، انہیں خاموش کروایا گیا ہے. وہ دیگر پلیٹ فارم پر تو آ سکتے ہیں مگر وہ نہیں نظر آ رہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خود خاموش رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کاشف عباسی کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ وہ خود خاموش رہنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. کیا کاشف عباسی کی لیگیسی، کاشف عباسی کا ورک، کاشف عباسی کی عوام کے اندر جو نام ہے، کاشف عباسی کی جو سٹینڈنگ ہے اس معاشرے کے اندر، جو کاشف عباسی کی عزت ہے، جو ان کا احترام ہے، جو ان کا رتبہ ہے، کیا وہ خاموش رہنے کی وجہ سے کہ کاشف عباسی خود خاموش ہوگا؟ یا وہ خود اپنی مرضی سے کاشف عباسی خاموش ہوا؟ یہ ٹھٹھا دیکھیں، یہ ڈس آنیسٹی دیکھیں، یہ جھوٹ دیکھیں، یہ فریب دیکھیں. بھائی انہیں خاموش کروایا گیا ہے، انہیں آف ایئر کروایا گیا ہے. اے آر وائی کا بازو مروڑ کر ارشد شریف صاحب کو نوکری سے نکلوایا گیا تھا. صابر شاکر صاحب کو مجبور کیا گیا تھا پاکستان سے باہر جانے کے لیے. ان کا کہنا تھا کہ جہاں تک اے آر وائی کی خبر اور پی ٹی آئی کے بائیک آؤٹ کا تعلق ہے، آپ کی جماعت تردیدی بیان جاری کر دیتی ہے اور یہ کر دیتی ہے، انج کر دیتی. اور پھر آگے جا کر انہوں نے جبرائیل الیاس صاحب سے یہ کہا کہ ارشد شریف صاحب کو ظاہر خطرات تھے اور عمران خان کے بیٹے باہر تھے، تو خان نے کیوں نہیں سابق وزیر اعظم کے طور پر ارشد صاحب کو ویزا دلوایا کہ وہ ملک سے باہر. تو یہ ایک بڑا بھونڈا قسم کا آرگومنٹ ہے. یہ ایک بے وفائی ہے ارشد صاحب جیسے بندے کے ساتھ، کی صرف یہ کہہ دینا کہ انہیں خطرہ تھا تو خان نے انہیں وہاں پر کیوں نہیں بھیجا. سوال یہ بھی ہے کہ ارشد صاحب کو دبئی سے کینیا کس نے بھیجا؟ یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور جو ارشد صاحب کے حوالے سے وہ جو ایک انویسٹیگیشن رپورٹ آئی تھی اس کے اندر باقاعدہ سے لکھا ہوا ہے، کسی نہ کسی نے انہیں یقین دلایا تھا، کسی بڑے قریبی ساتھی نے، کہ جناب آپ کینیا میں چلے جائیں اور آپ وہاں پر محفوظ رہیں گے. اور پھر کینیا کے اندر وہ جو وقار اور وہ دوسرا ہیں، وہ ابھی میرا نام ذہن سے نکل گیا، خرم،
وہ کس کے دوست تھے, کس کے سنگی تھے, کس کے یار تھے جس نے ارشد صاحب کو پناہ دی تھی. تو بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جن کا خلاصہ ابھی تک نہیں ہو سکا. خیال رکھیے گا ناظرین, اللہ حافظ.